जैसे फॉर एग्जांपल अगर ध्यान से देखो तो ये मैंने मूवमेंट की तो क्या लोकोमोशन हुआ? नहीं हुआ। ये 2 पॉइंट आप अपने जैसे 1 2 3 4 5 ओह बाजू को दर्द है 5 6 7 ये अपना पोस्चर बदल रहे हो। ये पहले ऐसे थे, ऐसे हो तो ये पोस्चर बदलोगे तो इसको बोलते हैं मूवमेंट। ये हमारा बशीरा है और बशीरे को सबसे पहले हमने छोड़ दिया नंगा, उसके ऊपर से चमड़ी हमने उतार दी, उसके मसल्स उतार दिए और हमारा बशीरा ऐसे नजर आ रहा है। समझ आ रहा है? बॉडी के बीचों बीच जो हड्डियां हैं वो एक्सियल हैं, जो साइड की हड्डियां हैं वो क्या है? एपेंडिकुलर। मैं बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। डिलीवरी ना, ये जो प्यूबिक बोन है ये खुलती है ऐसे, तो आप देखो कितनी ये खुलेगी और बेबी यहाँ से बाहर आएगा, ऐसे बाहर आता है। बात समझे कि नहीं? तो यार ये फेरी अखियां परसों से, उसने फेरी अखियां परसों से, बैठ रही है मुंह पे मक्खियां परसों से, बहुत ही लताड़ा है उसके भाइयों ने, दुख रही है दोनों बखियां परसों से। वाह सर वाह। हमारा बशीर साहब किसके साथ नाच रहा है? नाजिया जी के साथ नाच रहा है। तो नाचना भी एक क्या हुआ? मूवमेंट हुआ। होप आपको ये चीज क्या हुई होगी। अगर बशीरे की होती दुम तो यहाँ को काइजल बहुत सारे हो जाते, बट बशीरे की दुम नहीं है। पता क्या होता है? ये कॉलर बोन होती है, ये वाली बोन होती है, कौन सी? कॉलर बोन होती है। और ये क्लैविकल नॉच में जाके क्या होती है? अटैच होती है। ठीक है, फिर दूसरा इधर सुराख। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि बरकातहू। नमस्ते, सत श्री अकाल, के हाल है? रुखसाना, फरजाना, बशीर, नजीर, मुदस्सिर, मुबशिर, आसिया, आयशा, रोहन, करण, पीयूष, रवि, रोहन, मदीहा, नादिया, जैन, ओवेस और मेरे प्यारे बच्चे गुड्डू। सब बढ़िया। लाइट आ गई यार, लाइट आ गई। आपके लिए नया लेक्चर लेके आ गया हूं। सर ज्यादा जोर से नहीं बोल दिया? हाँ, लाइट आ गई है और आपके लिए मैं नया वन शॉट लेके आया हूं। फिजियोलॉजी का लास्ट चैप्टर है। होप आपने ह्यूमन फिजियोलॉजी के 5 चैप्टर बहुत अच्छे से मस्त तरीके से पढ़े होंगे और मैंने बहुत ही मस्त तरीके से पढ़ाए हैं। बहुत बच्चे ये कमेंट कर रहे थे, सर क्या मजा ही आ गया सर आपका लेक्चर देख के। बिल्कुल समझ आता है। और वो बात अलग है कि वॉल्यूम थोड़ी कम करनी पड़ती है और हेडफोन्स लगाने पड़ते हैं। मम्मा पापा के पास नहीं देख सकते। एक्चुअली पता है क्या है, आप ये मत भूलिए कि ये सारी चीजें हमारी बॉडी का हिस्सा हैं और जब आप डॉक्टर बन जाओगे तो वो वहां पे तो आपके सामने नंगी डेड बॉडीज पड़ी होंगी, तब क्या करोगे? बात समझिए ना। तो शर्माना छोड़ो, मेडिकल रखा है, सून यू विल बी अ डॉक्टर। तब भी शर्माओगे क्या? नहीं शर्माएंगे सर, आपसे जो सीख लिया है। ओके अच्छा, करें शुरुआत। हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी का लास्ट वन शॉट है और जो बायोलॉजी की सीरीज आ रही है उसका 9वां वन शॉट है। ठीक है, अच्छा, उसने फेरी अखियां परसों से, बैठ रही है मुंह पे मक्खियां परसों से, बहुत ही लताड़ा है उसके भाइयों ने, दुख रही है दोनों बखियां परसों से। वाह सर वाह, क्या बात है। ये वाला शेर मुझे बशीर साहब ने सुनाया था तो मुझे अच्छा लगा कि मैं आपको सुना देता हूं। तो सर फालतू की बात ना कीजिए, आप सीधा वन शॉट पे आ जाइए। तो मैं वन शॉट पे आ रहा हूं। वन शॉट में क्या है? दैट इज हमारा दैट इज लोकोमोशन एंड मूवमेंट। बिल्कुल ध्यान से अच्छे से समझना, हर एक चीज में क्लियर कट समझाऊंगा। बिल्कुल बेस से चलेंगे और टॉप लेवल पे लेके आएंगे। बात समझे कि नहीं? जो पहले बेस से शुरू करेंगे और इसको अच्छे लेवल पे लेके आएंगे। ठीक है, ताकि आपको बेसिक भी समझ आ जाए और जो टफ टॉपिक है वो भी समझ आ जाए। टफ कुछ लगने वाला नहीं है, 110% हूं क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाना है। ठीक, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। सबसे पहले आ गया जी लोकोमोशन। लोकोमोशन क्या होता है? लोकोमोशन होता है जब आप एक जगह से दूसरी जगह पे चलते हो। जब एक जगह से दूसरी जगह पे चलते हो तो इसको लोकोमोशन कहते हैं। ठीक,
और मूवमेंट का मतलब होता है, देखो लोकोमोशन का मतलब क्या है, चेंज इन लोकेशन और अ प्लेस ऑफ अ बॉडी। मैं यहां से इधर गया और फिर यहां से इधर गया, तो मैं क्या कर रहा हूं, लोकोमोशन कर रहा हूं। बात समझ आई कि नहीं? उसके बाद मूवमेंट क्या हो गया, मूवमेंट का मतलब होता है चेंज इन पोजीशन और द पोस्चर ऑफ अ बॉडी, अपनी बॉडी का पोजीशन बदलना। जैसे 1 2 3 4 5, ओह बाजू को दर्द है, 5 6 7, ये अपना पोस्चर बदल रहे हो। ये पहले ऐसे थे, ऐसे हो, ऐसे हो, तो ये पोस्चर बदलोगे तो इसको बोलते हैं मूवमेंट। याद रखना, याद रखना, याद रखना कि जब आप लोकोमोट करते हो तो आपकी मूवमेंट भी इन्वॉल्व होती है। जैसे ये टांगों की मूवमेंट है, तो आप लोकोमोट करोगे तो क्या बोलते हैं, मूवमेंट भी होगी। बट हर बार मूवमेंट करने से लोकोमोशन नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ध्यान से देखो तो ये मैंने मूवमेंट की, तो क्या लोकोमोशन हुआ? नहीं हुआ। ये 2 पॉइंट आप अपने दिमाग में रखोगे। और ये देखो ध्यान से, ये हमारा बशीर साहब किसके साथ नाच रहा है? नाजिया जी के साथ नाच रहा है। तो नाचना भी एक क्या हुआ, मूवमेंट हुआ, मूवमेंट हुआ, मूवमेंट हुआ। होप आपको ये चीज क्या हुई होगी, क्लियर हुई होगी। ठीक, अच्छा, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं। ठीक, अगर आप ध्यान से देखो तो आपके पास ऐसे अमीबा है, अमीबा है, ठीक है ना? तो अमीबा मूव करती है विद अ फॉल्स फीड, जिसको आप क्या बोलोगे, सीडोपोडिया, सीडोपोडिया, सीडोपोडिया। सीडो मतलब फॉल्स और पोडिया मतलब फीड। इसी तरह से सीलिया, पैरामीशियम है आपके पास, तो पैरामीशियम है, पैरामीशियम के साथ में क्या होता है, पैरामीशियम के साइड साइड में ऐसे सीलियाज होते हैं, सीलिया से मूव करेंगे। वैसे ही आपके पास यूग्लीना है, यूग्लीना है, तो यूग्लीना के पास भी क्या होता है, फ्लैजिला होते हैं, ऐसे फ्लैजिला होते हैं जिससे वो मूव करते हैं। वैसे ही आपके पास हाइड्रा है। हाइड्रा कैसा दिखता है? अच्छा, आपके पास क्या है, हाइड्रा है। हाइड्रा में भी आप देखोगे तो इस तरह से क्या होते हैं, इस तरह से टेंटाकल्स होते हैं जिसकी वजह से वो मूव करते हैं। और हमारे केस में मसल्स हमारी क्या करवाते हैं, मूवमेंट करवाते हैं। बहुत अच्छे से बोलूं तो ये मसल्स हमारी बॉडी में क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। अच्छा, ये मसल्स कहां होते हैं? ये अलग अलग ऑर्गन में होते हैं। जैसे आप ध्यान से देखो तो ये मेरा दिमाग है, दिमाग ने सिग्नल दिया, सिग्नल किसने उठाया, नर्व ने उठाया, नर्व किसके पास गया, मसल के पास गया, मसल कॉन्ट्रैक्ट की तो क्या हुई, मूवमेंट की। हमारी बॉडी में मसल मास मूवमेंट करवाता है। ओके जी, अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगा, उसको ध्यान से अच्छे से समझना। देखो ध्यान से, बशीर साहब, ये बशीर साहब का ब्रेन है, ठीक है? इस ब्रेन का काम क्या है कि ये ब्रेन सिग्नल भेजता है। क्या भेजता है? सिग्नल सेंड करता है। कोई भी सोच, कोई भी सिग्नल, जैसे ये सिग्नल सेंड कर रहा है कि भाई वॉक करो, वॉक करो मतलब चलो, ठीक है? तो ये सिग्नल, इसने सिग्नल बनाया, किसको भेजा? इसने सिग्नल भेजा, सबसे पहले जो सिग्नल आया वो नर्व्स उठा के लाती हैं, आपको पता ही है, ठीक है? फिर ये नर्व्स एक न्यूरॉन, दूसरा न्यूरॉन, तीसरा न्यूरॉन, चौथा न्यूरॉन, पांचवा न्यूरॉन, और एट द एंड आके ना ये यहां पे आके जुड़ता है किसके साथ? मसल के साथ, ठीक है? ये किसके साथ जुड़ता है? मसल के साथ। जहां पे नर्व मसल फाइबर्स के साथ या मसल सेल के साथ जुड़ रहा होता है उसको बोलते हैं मोटर यूनिट। उसको क्या बोलते हैं? मोटर यूनिट। होप आपको इतनी चीज समझ आई होगी। और अगर आप मसल्स देखो, अगर आप मसल देखो तो मसल किसके साथ कनेक्टेड होती है? बोन के साथ कनेक्टेड होती है, ठीक है? मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी, बोन की मूवमेंट होगी और टांग क्या करने लग जाएगी? बशीर साहब की चलने लग जाएगी। होप आपको ये छोटा सा कंसेप्ट समझ आया होगा कि जो मूवमेंट होती है वो ब्रेन के कंट्रोल में होती है। ब्रेन से सिग्नल नर्व लाता है, नर्व मसल को देता है और मसल आगे मूवमेंट करवाता है। होप आपको इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। हाँ सर, हो गई है। अच्छा, अब देखो ध्यान से, क्या हमने ब्रेन पढ़ लिया है, क्या हमने नर्व पढ़ लिया है? अच्छा, तो इधर लोकोमोशन और मूवमेंट में पढ़ना क्या है? एक आपने मसल पढ़ना है और दूसरा आपने बोन्स पढ़ना है। तो हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? एक मसल और एक बोन। तो पहले हम मसल अच्छे से कवर करेंगे, फिर बोन अच्छे से कवर करेंगे। मसल बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा और बोन में मैं बहुत अच्छे से टाइप्स ऑफ बोन सारी करवाऊंगा। नीट में भी इससे सवाल आता है, बोन वाला सवाल नीट में भी पूछा जाता है। ध्यान से समझना, जितनी भी बोन्स है हमारी बॉडी में वो सारा क्या बनाती है? स्केलेटन सिस्टम। तो हम बोन्स वाला टॉपिक स्केलेटन सिस्टम के अंडर पढ़ेंगे।
होप आपको इतनी बात क्लियर होगी, ठीक है। अब आ गया मसल्स। मसल ओरिजिन होती है, इसकी ओरिजिन होती है मीजोडर्म से। इसकी ओरिजिन कहां से होती है? दैट इज मीजोडर्म से। मैं बोल रहा हूं जब बशीरा छोटा बच्चा था, बशीरा छोटा बच्चा था, मां के पेट में था, तो इसके अराउंड 3 लेयर्स बनती थी, क्योंकि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ये मैमल्स हैं और मैमल कॉर्डेट होते हैं और कॉर्डल ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ठीक है। पहली लेयर होती है दैट इज एक्टोडर्म, ठीक। दूसरी लेयर होती थी दैट इज मीजोडर्म और तीसरी लेयर होती थी दैट इज एंडोडर्म। और इस मीजोडर्म से ही ये मसल्स वगैरह ओरिजिनेट होते हैं। और हमारी बॉडी में तकरीबन 629 मसल्स हैं और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल ये जबड़े वाला मसल होता है, ये वाला मसल। हाथ हके ऐसे करें देखना निकलेगा नहीं हाथ बाहर, इतना स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, ठीक है। अच्छा, स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ मसल। मसल की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी है एक्साइटेबिलिटी। एक्साइटेबिलिटी का मतलब ये हो गया कि ये स्टिमुलस को रिसीव करता है। ये जो सिग्नल यहां से आता है, ये जो सिग्नल यहां से आता है तो उसको रिसीव करता है मसल, तो ये एक्साइट हो जाता, ठीक है। तो पहला क्या है? पहला है एक्साइटेबिलिटी, एबिलिटी ऑफ मसल टू रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई। फिर क्या है? कंट्रैक्टिबिलिटी, एबिलिटी ऑफ मसल टू फोर्सली शॉर्टन, जिसकी वजह से ये मसल छोटा हो जाता है। क्या हो जाता है? छोटा। एक्सटेंसिबिलिटी, एबिलिटी ऑफ मसल टू स्ट्रेच, मसल क्या करता है? स्ट्रेच करता है। और इलास्टिसिटी का मतलब हो गया कि मसल अपनी शक्ल दोबारा रीगेन कर सकता है। ये प्रॉपर्टीज हैं, ये 4 प्रॉपर्टीज हैं किसकी? मसल्स की। अगर मैं और अच्छे से डिस्कस करूं मसल को, तो मैं बोल रहा हूं जो हमारी बॉडी के 629 मसल्स हैं, मस्कुलर एक टिश्यू है, टिश्यू, तो वो सेल्स का बना होगा। और मसल के सेल्स का दूसरा नाम होता है मसल फाइबर्स। कुछ बच्चे यहां पे डाउट करेंगे, देखो ध्यान से। अभी मैंने मसल्स को ऐसे मस्कुलर टिश्यू होता है, और मस्कुलर टिश्यू आपको पता है बहुत सारे मसल्स के सेल्स का बना होता है, ठीक है। बहुत सारे मसल्स के सेल का बना होता है। एक मसल के जो सेल होता है, एक जो मसल का जो सेल होता है उसको बोला जाता है दैट इज मसल फाइबर। उसको क्या बोला जाता है? मसल फाइबर, ठीक। अच्छा, फिर ध्यान से देखना, मैं बोल रहा हूं जो मसल फाइबर्स हैं या स्केलेटन मसल, मतलब जो हमारी बॉडी में मसल्स हैं, वो 3 मेन टाइप के हैं। स्केलेटन मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल। जो स्केलेटन मसल होता है उसके जो फाइबर्स होते, फाइबर्स मतलब उसके जो सेल्स होते हैं, ठीक है, उसको फाइबर्स भी बोलते हैं। वो स्ट्रेटेड होते हैं। स्ट्रेटेड का मतलब होता है उसमें वाइट एंड डार्क बैंड होते हैं, ठीक। ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होता है। ट्यूब्यूलर मतलब जैसा सिलेंडर होता है वैसा स्ट्रक्चर होता है। एक में बहुत सारे क्या होते हैं? न्यूक्लियस होते हैं, ठीक। वॉलंटरी होता है। वॉलंटरी मतलब हमारे विल पावर में होता है। ये कैसा होता है? हमारे विल पावर में होता है। और यूजुअली अटैच टू द स्केलेटन, मतलब ये यूजुअली ये जो मसल होता है ये हड्डी के साथ अटैच होता है और ये हमारी विल पावर से मूवमेंट करता है। दूसरा मसल होता है स्मूथ मसल। इसके जो फाइबर होते हैं वो नॉन स्ट्रेटेड होते हैं, मतलब ना वाइट बैंड मिलेंगे ना डार्क बैंड मिलेंगे। और इनके सेल का जो शेप होगा वो स्पिंडल शेप होगा, बीच में से मोटा एंड में से पतला। और ये यूनिन्यूक्लिएटेड होंगे, एक न्यूक्लियस होगा। इनवॉलंटरी होगा, मतलब हमारे वॉलंटरी में नहीं होगा। मतलब मैं अच्छे से बोलूं तो ये हमारे विल पावर में नहीं होगा। यूजुअली कवर द वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जो अंदर के ऑर्गन हैं उनकी वॉल्स में पाया जाता है। बात समझ आई कि नहीं है? फिर कार्डियक मसल, इसका जो फाइबर होगा ये थोड़ा सा सिलेंड्रिकल होगा, ट्यूब्यूलर होगा, ठीक है। स्ट्रेशन होगी, मतलब व्हाइट एंड डार्क बैंड यहां पे होंगे, व्हाइट एंड डार्क बैंड जिसको आप बोलते हैं स्टेरिएशन यहां पे होगी। यहां पे ब्रांचिंग भी होती है इन सेल्स की। ये यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, एक न्यूक्लियस होता है। ये हमारे विल पावर में, मतलब हमारी विल से, ये हमारे विल से काम नहीं करते, ये हमारी मर्जी से काम नहीं करते। ये ऑटोनोमस होते हैं। ये खुद ब खुद कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, ओनली कवरिंग द वॉल ऑफ द हार्ट, ठीक है। अच्छा, ये मसल स्केलेटन मसल थक जाता है।
अंडरगो, FTIQUE, फटीक, ये थकता नहीं, नॉट अंडरगोज फटीक, नॉट अंडरगोज फटीक, ये दोनों मसल थकते नहीं हैं। आपने देखा होगा बर्ड्स के भी जो परों के मसल होते हैं ना वो थकते नहीं है। आप देखो तो बर्ड्स काफी देर तक फ्लाई करते रहते हैं। अच्छा सर, ये चीज तो हमें बिल्कुल अच्छे से समझ आ गई है, यहां पे भी ये चीज अच्छे से इंडिकेट की गई है, बट ये पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये मैं पहले आपको बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुका हूं। अच्छा, इधर देखना ध्यान से, अच्छे से समझना, मैं बोल रहा हूं स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटन मसल, स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटन मसल, ठीक है। ये बशीरे की बाजू है, ये बशीर साहब की बाजू है। क्या डिस्कस कर रहा हूं? स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटन मसल, स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटन मसल। देखो स्केलेटन मसल वो होगी जो बोन के साथ अटैच है, तो मैंने बशीरे की बाजू ली, इधर आपको पता है बोन है, तो इसका मैंने बाइसेप का मसल लिया और ऐसे खोला, ठीक है। एक बंडल लिया, ठीक है, एक बंडल लिया जिसमें छोटे छोटे बंडल हैं और इन छोटे छोटे बंडल का नाम है फैस्किला, फैसिकल, क्या बोलते हैं इसको, फैसिकल। अब इसको सराउंड करके रखा है एपिमाइजियम ने। एपिमाइजियम मतलब छोटे छोटे फैसिकल को सराउंड करके कौन रखा है? एपिमाइजियम। और आपने पूरा एक एपिमाइजियम वाला पूरा बंडल निकाल के रखा है, ठीक है। एक कवरिंग अराउंड द बंडल ऑफ फैसिकल्स, बहुत सारे फैसिकल्स हैं, मेड अप ऑफ वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू मेड ऑफ कोलाजन फाइबर। कोई आपसे पूछे कि पूरे एनिमल वर्ल्ड में सबसे ज्यादा प्रोटीन कौन सी है, दैट इज कोलाजन फाइबर। कोलाजन फाइबर ये मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है। होप आपको ये चीज आपको समझ आई होगी, ठीक। अच्छा, इसमें बंडल है, फैजिकल। अगर आप एक फैजिकल उठाओगे तो उसको कवरिंग करके रखता है पेरिमाइजम, ये कवरिंग अराउंड द बंडल ऑफ मसल फाइबर्स, दैट इज फैजिकल्स। बात समझे कि नहीं है? और इस फैजिकल्स के अंदर ये फैजिकल है, इसकी कवरिंग पेरिमाइजियम, ये भी फैजिकल है, ये भी फैजिकल है। फैजिकल के अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे मसल सेल्स होते हैं, मसल फाइबर्स होते हैं। एक मसल सेल को बाहर निकाला तो आप ध्यान से देखो, उसकी कवरिंग को बोलते हैं एंडोमाइजियम, कवरिंग अराउंड द मसल फाइबर, जिसको आप क्या बोलते हो? मसल सेल भी बोलते हो, ठीक। अब ध्यान से अच्छे से समझना, ये मसल फाइबर है, मसल फाइबर की कवरिंग को बोलते हैं एंडोमाइजियम। एंडोमाइजियम समझ आया सर? पेरिमाइजियम समझ आया? एपिमाइजियम समझ आ गया? अब मेरी बात ध्यान से समझना, ये जो एंडोमाइजियम है, एंडोमाइजियम के अंदर है मसल फाइबर्स, और मसल फाइबर के अंदर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि सेल की होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन ऑफ मसल सेल। और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में साइटोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियस होगा, बहुत सारी ऑर्गेनेल्स होंगी, बट एक स्पेशल थ्रेड्स होंगे, उन थ्रेड्स को बोलते हैं माइक्रोफाइब्रिल, जो आगे जाके मैं आपको डिस्कस करूंगा। मैंने आपको बोला इस फैजिकल के अंदर मसल सेल्स होते हैं जिनको मसल फाइबर्स भी कहते हैं। मसल फाइबर और मसल सेल्स एक ही चीज है। फैजिकल्स के बारे में बता दिया, बंडल ऑफ मसल फाइबर्स, बहुत सारे मसल फाइबर्स जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं? मसल फाइबर से बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटन सिस्टम, स्केलेटन मसल, स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटन मसल फाइबर मतलब उसका सेल का स्ट्रक्चर अब पढ़ना है, ठीक है। थोड़ी चीजें लिखी नहीं है, ध्यान से समझ लेना। देखो ध्यान से, मैं बोल रहा हूं ये एक मसल का सेल है या मसल फाइबर है? ये आपके सामने एक मसल सेल है या मसल फाइबर है? इसमें सबसे पहले अगर सेल में देखें तो इसमें सेल मेम्ब्रेन होगी जिसको बोलते हैं सार्कोलीमा, इसमें साइटोप्लाज्म होगा जिसको क्या बोलेंगे? सार्कोप्लाज्मा, ठीक। फिर उसके बाद ये यहां पे ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल होगा जिसको टी ट्यूब्यूल भी बोलते हैं। यहां पे वो जो नर्व आती है यहां पे सिग्नल सेंड करती है, ये नर्व यहां से सिग्नल सेंड करती है, कंडक्शन ऑफ इंपल्स इनटू सार्कोप्लाज्म, इससे ही सिग्नल सार्कोप्लाज्म में जाता है। फिर इसके पास है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को इधर बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें कैल्शियम स्टोर आता है, ठीक है। और इसमें रिस्पायरेटरी पिगमेंट होता है मायोग्लोबिलिन, ठीक है, जो ऑक्सीजन कैरी करता है। माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं सार्कोसोम। इसके न्यूक्लियस बहुत सारे होते हैं, 1 2 3 4 5 6, बहुत सारे, 10 मैनी न्यूक्लियस प्रेजेंट। दिस इज नोन एज सिंसाइशियल सेल, जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, ठीक। अच्छा, इसमें एक स्पेशल
थ्रेड्स होते हैं जिनको बोलते हैं मायोफाइबर्स। ठीक है, ये मायोफाइबर्स दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4 मायोफाइब्रल्स, many myofibrils, one present in each muscle cells, characteristics of muscle fiber। याद रखना, ये फाइबर्स और किसी सेल में पाए नहीं जानते और इसको बोलते हैं मायोफाइबर्स। और इन्हीं मायोफाइबर्स को आपने अच्छे से पढ़ना है, इसी मायोफाइब्रिल्स को अच्छे से डिटेलिंग करनी है। देखो आराम से समझना, मैं बोल रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं ये मैंने एक वो मायोफाइब्रिल निकाला, ठीक है, वो मायोफाइब्रिल मैंने एक निकाला और मैंने अच्छे से देखा और देखने पे मुझे क्या पता चला कि ये दो चीजों से बना है, एक बना है एक्टिन से और एक बना है मायोसिन से। मान के चलो कि ये एक धागा दिख रहा था, बट जूम करके दिखा तो मुझे दो इसमें कंपोनेंट नजर आए। इस धागे को जब मैंने जूम किया तो ये चित्र मुझे नजर आया। अब थोड़ा फोकस करना, थोड़ा सा मैं बोल रहा हूं, इसमें ये वाली लाइन है, इसको बोलते हैं जेड लाइन। क्या बोलते हैं इसको? इसको क्या बोला जाता है? जेड लाइन। इसको क्या बोला जाता है? जेड लाइन। ठीक, ये जो जेड लाइन होती है ये एक इलास्टिक प्रोटीन ही है जो एक्टिन के फिलामेंट को बांध के रखती है। जो किसके फिलामेंट को बांध के रखती है? एक्टिन के फिलामेंट को। आपको जेड लाइन दिख रही है और ये साथ में थिन फिलामेंट दिख रहे हैं, दैट इज एक्टिन के फिलामेंट। बात समझे कि नहीं? आपको ये जेड लाइन दिख रही है और ये थिन फिलामेंट दिख रहे हैं, एक्टिन के फिलामेंट है। ठीक है, ये इलास्टिक लाइन है प्रोटीन की बनी हुई। इट कनेक्ट ऑल द थिन फिलामेंट ऑफ अ आई बैंड। आई बैंड में आपको बताऊंगा। अब ध्यान से देखो तो ये आपको कौन सा फिलामेंट मिल रहा है? दैट इज थिन फिलामेंट। ठीक है, अब ध्यान से देखना, मैं बोल रहा हूं ये जो थिन फिलामेंट है ये कहीं आगे की तरफ घुसा है, मुझे उसका नहीं है, बट ये आगे कहीं घुसा है। ठीक है, और ये वाला भी थिन फिलामेंट इधर कहीं घुसा हुआ है। मैं बोल रहा हूं ये जो जेड लाइन है और ये जहां तक घुसा है, मतलब जहां से घुसना स्टार्ट किया यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, इसको मैंने बोल दिया है आई बैंड। और आई बैंड में सिर्फ आपको एक्टिन फिलामेंट ही मिलेगा। ठीक है, ये आया आई बैंड। और जहां पे जेड लाइन है, आई बैंड अगर इसकी लेंथ आई है तो आधा आई इधर आएगा, आधा आई इधर होगा, I/2 इधर होगा और I/2 इधर होगा, और ये हमारे आई बैंड की कहानी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। अब मेरी बात ध्यान से समझना, फिर आता है एम लाइन। एम लाइन दिखी? अच्छा, द फाइब्रस मेम्ब्रेन है, ये एक मेम्ब्रेन जैसी है। इट कंटेन ऑल द थिक फिलामेंट ऑफ ए बैंड। थिक फिलामेंट कौन सी है? दैट इज मायोसिन। अगर आप ये देखो और इसके साथ येलो कलर का ये ऐसे निकला हुआ है, येलो कलर का ऐसे निकला हुआ है, येलो कलर का ऐसे निकला हुआ है। ठीक है, जब ये निकला हुआ है तो ये जो येलो वाला है ये क्या है? दैट इज मायोसिन है। ठीक, अब ध्यान से देखना, ए बैंड कौन सा है? ए बैंड, आराम से सुनना, ए बैंड है दैट इज ये जहां से मायोसिन स्टार्ट हुआ और जहां पे खत्म हुआ। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, इस ए बैंड में मायोसिन भी आ जाता है और एक्टिन का वो जो बचा हुआ कंपोनेंट है वो भी आ जाता है, मतलब बोथ एक्टिन एंड मायोसिन आर प्रेजेंट। एक चीज यहां पे मैं और ऐड करना चाहूंगा, क्या ऐड करना चाहूंगा कि यहां से जेड लाइन और यहां से जो जेड लाइन की लेंथ होगी इसको बोलेंगे सार्कोजोम। होप आपको ये वाली चीज समझ आई होगी। ठीक, अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से समझना, जो एक्टिन फिलामेंट है, जो थिन और थिन फिलामेंट, मतलब मायोफाइब्रिल में से एक कंपोनेंट एक्टिन एंड थिन फिलामेंट है। उस धागे में एक कंपोनेंट एक्टिन एंड थिन फिलामेंट है। ये एक्टिन और थिन फिलामेंट में सबसे पहले इसके 3 कंपोनेंट है। एक एक्टिन खुद है, एक क्या है? एक एक्टिन खुद है, ठीक है, उसके 2 फिलामेंट हैं, फिर ट्रोपोमायोसिन है और फिर ट्रोपोनाइन है। ये आपके सामने पूरा एक्टिन बना हुआ है जिसमें ट्रोपोनाइन है, ट्रोपोमायोसिन है और एफ एक्टिन है, फिलामेंट एक्टिन है। इसके 2 फिलामेंट हैं, इसके भी 2 फिलामेंट है। 2 फिलामेंट मतलब 2 छोटे छोटे धागे हैं, मतलब एक्टिन में 2 एक्टिन के धागे, 2 ट्रोपोनाइन के धागे और फिर ट्रोपोनिन है। ठीक है, ये ट्रोपोनिन एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, ठीक है, जिसके 3 सब यूनिट्स हैं। देखो 1 2 3, एक है टीपीटी,
एक है टीपीसी और एक है टीपीआई। याद करने तो कर लो, नहीं तो आप बस इतना बता सकते हो कि एक्टिन इन 3 चीजों से बना है, ट्रोपोनाइन, ट्रोपोमायोसिन, एफ एक्टिन। आगे चल सकते हो, ये मैं थोड़ा बता देता हूं। टीपीटी बाइंड करती है ट्रोपोमायोसिन के साथ, टीपीसी बाइंड करती है बाइंडिंग साइट के साथ, कैल्शियम बाइंडिंग साइट के साथ, और टीपीआई इनहिबिट द एक्टिन मायोसिन बाइंडिंग। ये एक्टिन और मायोसिन की बाइंडिंग को इनहिबिट करेगी, जो हम कुछ देर के बाद पढ़ेंगे कि जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो ये जो एक्टिन वाला फिलामेंट है ये मायोसिन के साथ जुड़ता है। जिन बच्चों ने पहले पढ़ रखा है उनको बहुत अच्छे से पढ़ा है, बट अभी के लिए बस आप 3 याद रखो कि इस ट्रोपोनिन की कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है जिसके 3 यूनिट होते हैं और उनके काम मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, मायोसिन या थिक फिलामेंट। ठीक, मैंने बोला मायोफाइब्रिल में दो धागे होंगे, एक होगा एक्टिन का, एक होगा मायोसिन का। एक्टिन में आपको बता चुका हूं, मायोसिन में आपको बता रहा हूं। मैं बोल रहा हूं ये जो मायोसिन है ये भी छोटे छोटे सब यूनिट्स का बना हुआ है। 300 मीरोमायोसिन पॉलीमराइज होते हैं और मायोसिन बनता है। ठीक है, और जो ये मीरोमायोसिन है, मीरोमायोसिन होता है, ये इसके 2 पार्ट होते हैं। एक होता है क्रॉस आर्म। क्रॉस आर्म, ये देखो क्रॉस आर्म। क्रॉस आर्म में क्या आता है? हेड आता है जो ग्लोबुलर है, और शॉर्ट आर्म आती है, और ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? क्रॉस आर्म बनाते हैं। और जो लाइट मॉलिक्यूलर मास का है वो है टेल। ठीक है, आपको दिखा होगा कि ये टेल ऐसे बाहर अंदर की तरफ जा रही है। ठीक है, ये ऐसे जा रही है, और आपको दिख रहा होगा कि ये यहां पे 2 फिलामेंट आपस में लपेटे हुए हैं। मीरोमायोसिन के 2 फिलामेंट आपस में लपेटे हुए हैं। अब देखो हेड रीजन में आपको 2 बाइंडिंग साइट मिलेंगी, एक एक्टिन को बाइंड करने के लिए और एक एटीपी एज एंजाइम को बाइंड करने के लिए। बाद में मैं इन दोनों का फंक्शन बताऊंगा। अभी के लिए याद रखो, इन 2 धागों को जब डीप करके पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऐसे नजर आते हैं। अच्छा, अब सवाल ये आता है कि जब मैं अपना डोला मतलब ये बाइसेप का मसल ऐसे करता हूं तो ये टाइट क्यों हो जाता है, ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है, उसको समझाने के लिए हमारे पास एक थ्योरी है जिसको बोलते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। क्या बोलते हैं उसको? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। ये किसके लिए है? दैट इज मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन को समझाने के लिए हमारे पास थ्योरी है, इसको बोलते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। बात समझ आई कि नहीं है? क्या है इस थ्योरी में? मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन इज बेस्ट एक्सप्लेन बाय स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी विच states that contraction of muscle fiber take place by a sliding of thin filament over the थिक फिलामेंट। क्या बोलना चाहता है? ये बोलना चाहता है। क्या बोलना चाहता है? ये बोलना चाहता है। क्या मास्टर जी? ध्यान से समझना, अच्छे से समझना। मैं बोल रहा हूं ये हमारे पास, ये आराम से समझना, ये हमारे पास थिक फिलामेंट है ना, थिक फिलामेंट। थिक फिलामेंट येलो से हमारे आगे थिक फिलामेंट। उसके बाद ध्यान से समझना, ये हमारे पास थिन फिलामेंट आ गए, थिन फिलामेंट। ये आ गया थिन फिलामेंट। ये उसके बाद ये हमारे पास आ गया थिन फिलामेंट। ठीक है, ये आ गया थिन फिलामेंट। ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि ये जो एक्टिन है और ये जो मायोसिन है, ये एक्टिन इसके साथ बाइंड करता है, ये इसके साथ बाइंड करता है, और ये बाइंड करके एक दूसरे को खींचते हैं, और यहां पे क्या होती है? कॉन्ट्रैक्शन होती है। और अगर मैं इसका दूसरा फोटो बनाऊं, मतलब इसका फोटो मैं यहां पे बनाऊं, यहां पे बना सकता हूं ना, मैं यहां पे बनाऊं, कहीं और बनाऊं, ये यहां पे बना रहा हूं, आराम से समझना। इसका कॉन्ट्रैक्टेड फोटो बना रहा हूं, ये ऐसे थोड़ी बनाना था, इससे बनाना थी, इससे ये मास्टर जी तुस भी खराब बना रहे हो, तुस नहीं जी, प्रैक्टिस है। ये देखना, ये ऐसे, और अगर आप देखो तो ये अब पास आ चुका है। थिन फिलामेंट एक दूसरे के क्या आ चुके हैं? पास आ चुके हैं। ठीक है नहीं, क्योंकि ये एक दूसरे को खींचते हैं ना ऐसे, ये बाइंड करते, तो ये पास आ जाते हैं, ऐसे पास आ जाते हैं। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे होती है कि ये थिन फिलामेंट थिक के ऊपर स्लाइड करता है। मसल कॉन्ट्रैक्शन
मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय अ सिग्नल सेंट बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अच्छा, ये होता क्यों है? क्योंकि सिग्नल आता है कहां से? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। द मोटर न्यूरॉन along with the muscle fiber connect to itself to form the motor unit। मोटर यूनिट मैंने आपको बताया था। मोटर यूनिट क्या होता है कि ये जो न्यूरॉन आएगा ये मसल फाइबर के साथ जुड़ेगा और आगे आगे सिग्नल सेंड करेगा और यहां पे एक यूनिट बनेगी जिसको क्या बोलेंगे? मोटर यूनिट। मोटर यूनिट क्या हो गया? मोटर यूनिट में एक मोटर न्यूरॉन और मसल फाइबर आता है, ठीक है। और ये सिग्नल कहां से आता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। द जंक्शन बिटवीन मोटर न्यूरॉन एंड सार्कोलीमा ऑफ अ मसल फाइबर इज कॉल्ड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और मोटर एंड प्लेट। ये इस जंक्शन को क्या बोला जाता है? इस पूरी यूनिट को क्या बोला जाता है? दैट इज मोटर यूनिट, ठीक है। इस जंक्शन को क्या बोला जाता है? दैट इज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और मोटर न्यूरॉन। वहां से सिग्नल आएगा मसल फाइबर के सार्कोलीमा उठाएगा और किसको देगा? सार्कोलीमा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म को देगी, साइटोप्लाज्मा इन फाइबर्स को देगा और ये फाइबर्स आपस में बाइंड करेंगे और क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। होप आपको इतनी चीज समझ आएगी, ठीक है। होता क्या है? मसल कंट्रैक्शन इनिशिएटेड बाय अ मोटर सिग्नल फ्रॉम द सीएनएस, ठीक है। सीएनएस सिग्नल भेजेगा, फिर बहुत सारी नर्व्स होती हैं, उनमें न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, एसिटाकोलामाइन एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। वो क्या करता है? एक्टिवेट होता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, ठीक है, ऑन सार्कोलीमा ऑफ मसल फाइबर। मतलब होता क्या है? देखो ये सीएनएस है, इसने सिग्नल दिया, इसने न्यूरॉन को सिग्नल दिया, ये न्यूरॉन है। फिर यहां पे ध्यान से देखो तो ये मसल फाइबर है ना यार, ये क्या है? मसल फाइबर, ठीक है। यहां से जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होगा वो कौन उठाएगा? दैट इज न्यूरोट्रांसमीटर। और यहां पे जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसका नाम क्या है? एसिटाकोलामाइन। और ये न्यूरोट्रांसमीटर इधर देगा, मसल फाइबर को देगा सिग्नल। और ये जो मसल फाइबर है ये किसके जरिए सिग्नल देगा? अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जरिए। और इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम क्या है? सार्कोलीमा। अब समझ आया होगा शायद, ठीक है। सार्कोलीमा ऑफ मसल फाइबर ट्रिगर रिलीज द कैल्शियम आयन फ्रॉम द सार्कोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसके अंदर जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम था वो रिलीज करेगा कैल्शियम आयन। अब कैल्शियम आयन किसकी वजह से रिलीज हुए? क्योंकि वहां से सिग्नल रिलीज हुआ था। वहां से क्या रिलीज हुआ था? सिग्नल रिलीज हुआ था, ठीक है। अच्छा, जैसे कैल्शियम आयन कंबाइन विद द ट्रोपोनिन के साथ कंबाइन करेगा। ट्रोपोनिन कौन सा होता है? दैट इज एक्टिन का पार्ट है, ठीक है। अनमास्क द मायोसिन बाइंडिंग साइट, और ये अनमास्क करेगा मायोसिन की बाइंडिंग साइट को, ठीक। फिर यूटिलाइजिंग द एनर्जी फ्रॉम एटीपेज हाइड्रोलिसिस, यहां पे एटीपी का इस्तेमाल होगा। मायोसिन हेड बाइंड विद द एक्टिन, है ना। मायोसिन हेड किसके साथ बाइंड करेगा? एक्टिन के साथ। और क्रॉस ब्रिजिंग फॉर्मेशन होगी। मतलब अब एक्टिन और यहां पे जैसे मैंने बताया था ना, यहां पे जो एक्टिन है और मायोसिन क्या कर चुका है? बाइंड कर चुका है, ठीक है। फिर रिलीजिंग ऑफ एडीपी, मतलब एटीपी इस्तेमाल किया ना, उसमें से रिलीज क्या हुआ? एडीपी प्लस फॉस्फेट बॉन्ड रिलीज हुआ फ्रॉम मायोसिन हेड। 10 मायोसिन हेड एक्सिक्यूट पावर स्ट्रोक, जिसकी वजह से मायोसिन के पास पावर स्ट्रोक है। मतलब एटीपी की एनर्जी इसके पास ट्रांसफर हो गई है। एक्टिन फिलामेंट स्लाइड ओवर द मायोसिन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सार्कोसोम, और वो कॉन्ट्रैक्ट किया और सार्कोसोम की लेंथ क्या होगी? कम होगी। सार्कोसोम कौन सा था? सार्कोसोम में अच्छे से बताता हूं ना यार, ये जेड लाइन और ये जेड लाइन, ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ। मतलब यहां पे ब्रिजिंग बनी ना, और ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और ये जेड लाइन क्या होगी? खत्म होगी। मैं एक बार आपको दोबारा रिलीज पढ़ाऊंगा क्योंकि ये थोड़ा सा टफ टॉपिक है। क्या? सीएनएस ने सिग्नल दिया, इस सिग्नल को नव ने उठाया। नव जाके सुनो, मैं दोबारा बोल रहा हूं, समझना ध्यान से, अच्छे से समझना मैं क्या बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं सीएनएस ने सिग्नल दिया, नव ने उठाया, नव ने नव एंडिंग तक पहुंचाया। वहां पे न्यूरोट्रांसमीटर आए, न्यूरोट्रांसमीटर ने उठाया तो मसल फाइबर तक पहुंचाया। किस तक पहुंचाया? मसल फाइबर में सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन को दिया, सार्कोलीमा जिसको
इसको बोलते हैं। फिर ये साइटोप्लाज्म में गया, साइटोप्लाज्म में सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ने कैल्शियम आयन रिलीज किए। इस कैल्शियम आयन ने क्या किया, इस कैल्शियम आयन ने एक्टिवेट किया ट्रोपोनिन को। फिर ट्रोपोनिन ने क्या किया, जाके अनमास्क किया मायोसिन के हेड को, वहां पे एटीपी अटैच हुआ। एटीपी ने अपनी एनर्जी किसको दी दी, मायोसिन ने दे दी। अब मायोसिन और एक्टिन दोनों जुड़ चुके हैं और मायोसिन ने अपनी एनर्जी, उसके पास जो एनर्जी थी उससे एक्टिन को अपने पास खींच लिया और उसकी लेंथ क्या होगी, कम होगी, कम होगी, कम होगी। ये थी मसल कॉन्ट्रैक्शन। कुछ पॉइंट छोड़ सकते हो एग्जाम में तो छोड़ देना, बस बेसिक चीज ये है कि ये इसके साथ चिपकेगा और इसके पास जो एनर्जी होगी उसकी वजह से ये क्या हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। होप आपको इतनी चीज समझ आई होगी, ठीक है ना। देखो ये है मायोसिन, है ना। देखो मायोसिन इसके साथ चिपकने की कोशिश कर रहा है, यहां पे एटीपी रिलीज हुआ, एनर्जी रिलीज हुई और एनर्जी इसके पास ही रहेगी, जिसकी वजह से ये इधर चिपका, ये चिपका, इसने क्रॉस ब्रिजिंग की। जब चिपका तो इसने इसको अपनी तरफ खींचा तो कॉन्ट्रैक्शन हुई और बाद में ये क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है। ऐसा नहीं जैसे फॉर एग्जांपल इसने इसके ऊपर कूंडा डाल के खींच लिया, इसने इसके साथ बाइंड किया, ये इसके साथ प्यार करने लग गया और क्या किया, इसको अपनी तरफ खींच लिया, जिसकी वजह से क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शन होती है। ठीक, अब ध्यान से देखो, जैसे ये मायोसिन है ना, ये वाला क्या है, मायोसिन, और ये वाला क्या है, एक्टिन। ये इसके साथ बाइंड हुआ और ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ। देखो यहां पे देखो जेड लाइन, और जेड लाइन कहां पे है, और जेड लाइन अब देखो, अब जेड लाइन कहां चलेगी है, यहां पे और यहां पे। ठीक है, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। ठीक, साइज ऑफ सार्कोमियर डिस्टेंस बिटवीन जेड लाइन क्या होगा, कम होगा। लेंथ ऑफ एच जोन, जो एच जोन पता कौन सा होता है, ये वाला जोन जो होता है वो एच जोन होता है, तो एच जोन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेंथ ऑफ आई बैंड कम हो जाएगी। जो आई बैंड है, आई बैंड कौन सा था, मैंने आपको बताया था, ये वाला जो होता है इसको बोलते हैं आई बैंड। आई बैंड भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगी। लेंथ ऑफ ए बैंड, जो ए बैंड है, ए बैंड तो यही वाला है, ए बैंड में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेंथ ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट, जो एक्टिन और मायोसिन है, देखो एक्टिन का, देखो जो एक्टिन का फिलामेंट है वो इतना है, वो अंदर घुसेगा बट उसकी लेंथ थोड़ी चेंज होगी। मायोसिन का फिलामेंट इतना है, वो अपनी जगह ही रहेगा, तो लेंथ थोड़ी बदलती है। ठीक, डिस्टेंस बिटवीन जेड एंड एम लाइन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है जेड ये वाली लाइन है और एम ऐसे बीच में लाइन होती है, तो जेड और एम लाइन पास में आ जाएंगे। ठीक है, थिकनेस ऑफ मसल इंक्रीज, मसल जो पहले थिन था कॉन्ट्रैक्ट करके वो क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा। पहले ऐसे था, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट किया तो वो क्या हो जाएगा, थिकनेस उसकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक, अच्छा, उसके बाद है दैट इज टाइप्स ऑफ मसल फाइबर। जो मसल फाइबर्स या मसल सेल्स हैं वो कितने तरह के होते हैं, वो दो तरह के होते हैं। एक होता है रेड फाइबर्स, जो रेड कलर के मसल सेल्स होते हैं, और एक होता है व्हाइट फाइबर्स। रेड फाइबर में मायोग्लोबिन ज्यादा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होता है, ब्लड सप्लाई ज्यादा होती है, एरोबिक रिस्पायरेशन ज्यादा होती है, यहां पे कोई लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन नहीं होती, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कम होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन स्लो बट फॉर अ लॉन्ग टाइम। यहां पे कॉन्ट्रैक्शन स्लो होती है बट फॉर अ लॉन्ग टाइम। यहां पे लॉन्ग फ्लाइटिंग मसल ऑफ बर्ड्स, ये जो रेड फाइबर्स होते हैं ये कहां पे होते हैं, फ्लाइटिंग बर्ड्स के पास होते हैं। ठीक है, व्हाइट मसल में मायोग्लोबिन कम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया कम होता है, ब्लड सप्लाई उसमें कम जाती है, एनारोबिक रिस्पायरेशन भी हो सकती है, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होती है, टाइडनेस आती है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन फास्ट होती है बट शॉर्ट पीरियड के लिए होती है। ठीक है, शॉर्ट फ्लाइट मसल इन द बर्ड। ठीक है, ये लॉन्ग फ्लाइट मसल होते हैं बर्ड्स में और ये शॉर्ट फ्लाइट मसल होते हैं। ठीक है, ये अच्छे से पढ़ लेना। ठीक, अब हमारे आ जाते हैं स्केलेटन सिस्टम में। स्केलेटन सिस्टम इज कंप्राइज ऑफ, समझ लेना, स्केलेटन सिस्टम इज कंप्राइज ऑफ बोन्स एंड सम कार्टिलेज। अब मेरी बात ध्यान से समझना, कुछ टीचर बोन्स को डायरेक्ट पढ़ाने लग जाते हैं, बट ये अंदाज नहीं होना चाहिए बोन्स को पढ़ाने का। पहले तो बच्चों को ये बता दो कि बोन्स के फंक्शंस क्या हैं हमारी बॉडी में। पहली बात, ये हमारी बॉडी को शेप देते हैं। ठीक है, दूसरी बात, ये मूवमेंट में मदद करते हैं, है ना, करते नहीं बोन्स मूवमेंट में मदद। तीसरी बात, जो लॉन्ग बोन्स होती हैं उसके अंदर ब्लड की फॉर्मेशन होती है। होप आपको ये वाली चीज समझ आई होगी बशीर साहब।
कि जो आपकी हड्डियां हैं बशीर साहब, आपको ये चीज समझ आनी चाहिए कि जो आपकी हड्डियां हैं वो आपको शेप देती हैं, आपको मूवमेंट करवाती हैं, और तीसरी खून की फॉर्मेशन भी करती हैं। जो आपका स्केलेटन सिस्टम है उसमें 206 बोन्स हैं और बहुत कम कार्टिलेज है। अच्छा, जो बोन्स हैं वो अगर बॉडी के बीचों बीच हो, बशीरे की बॉडी के बीचों बीच, उसको बोलते हैं एक्सियल स्केलेटन, उसमें 80 बोन होती हैं। मतलब टोटल बोन अगर ह्यूमंस के केस में या बशीरे के केस में 206 हैं, उसमें से 80 बॉडी के बीचों बीच हैं। जैसे आपकी खोपड़ी की बोन है 29, आपकी छाती की बोन 1 है, आपके ये जो पसलियां हैं बॉडी के बीचों बीच है ना 24 है, आपकी रीढ़ की हड्डी छोटे छोटे बोन से बनी है, दैट इज 26। और फिर मैं बोल रहा हूं जो साइड पे बोन आते हैं, जैसे ये बाजू की बोन होगी और ये टांग की बोन होगी, तो इसको बोलते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन, ये होती है 126। फोर लिम्स कौन सी, ये आगे वाले जो हाथ हैं, ठीक है। 30 हड्डियां इसमें, 30 इसमें, ये कितनी होगी 7। हमारी मेरी एक टांग में, बशीरे की एक टांग में कितनी हड्डियां, 30, दूसरी टांग में कितनी, 30, कुल मिला के 60। उसके बाद याद रखना पिक्टोरल गर्डल मतलब ये जहां पे यहां पे अटैचमेंट होती है, इसमें ध्यान से देखो तो एक पिक्टोरल गर्डल यहां पे, एक इधर, इसमें एक शोल्डर की बोन आती है और एक क्लैविकल बोन आती है। ये 2 और 2 कितनी होती है, 4, समझाऊंगा अच्छे। पेल्विक गर्डल 2 होते हैं, ठीक है, एक इस तरफ होता है, एक इस तरफ होता है, और ये मिला के कितने होते हैं, 2। तो अच्छे से बोलूं ये 126 बोन है और ये वो 80 बोन है। 126 और 80 कितनी हो जाएंगी, दैट इज 206 बोन। ये हमारा बशीरा है, ये हमारा बशीरा है, और बशीरे को सबसे पहले हमने कर दिया नंगा, उसके ऊपर से चमड़ी हमने उतार दी, उसके मसल्स उतार दिए, और हमारा बशीरा ऐसे नजर आ रहा है। समझ आ रहा है? बॉडी के बीचों बीच जो हड्डियां हैं वो एक्सियल हैं, जो साइड की हड्डियां हैं वो क्या है, अपेंडिकुलर। मैं बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। अब एक्सियल स्केलेटन में सबसे पहले आता है खोपड़ी, जिसको आप क्या बोलते हो, स्कल, ठीक है, समझना। स्कल में तकरीबन 29 बोन्स होती हैं। कितनी होती है, 29 बोन्स होती हैं। सबसे पहले क्रेनियल बोन्स मतलब सर की जो बोन्स हैं वो 8 हैं, ठीक है, कितनी है, 8। फिर उसके बाद जो मुंह की बोन है, फेशियल बोन्स हैं, वो 14 हैं। दोनों को मिला के कितनी है, 22। दे फॉर्म्स द स्कल। फिर कान के अंदर 3 हड्डियां होती हैं, मैलियस, इनकस, स्टैपियस। इसकी फुल फॉर्म बशीरा लिख के कमेंट करना, ठीक है। 3 इस तरफ, 3 इस तरफ, तो ये आ गई 6। 22 और 6 कितनी होगी, 28। और एक जुबान के नीचे हड्डी होती है, इस पे मैंने शॉर्ट भी बना रखा है, जाके शॉर्ट्स में चेक करना। वो किसी और हड्डी के साथ अटैच नहीं होती, बाकी सारी हर हड्डी, ये वाली हड्डी इसके साथ अटैच है, ये वाली हड्डी इसके साथ अटैच है, ये वाली बोन इसके साथ अटैच है, ये वाली बोन इसके साथ, हर बोन आपस में अटैच होती है, बट हायोइड बोन किसी के साथ अटैच नहीं होती। तो ये 6 और 7 मिला के 29 बन जाती है। अच्छा, एक चीज और ध्यान से अच्छे से समझना, क्या समझना, कि ये यू शेप लोकेटेड एट द बेसल पार्ट ऑफ द बक्कल कैविटी, बेसल पार्ट ऑफ द बक्कल कैविटी इधर होती है, ठीक है। अच्छा सुनना, ये जो एटलस है ना, ये जो एटलस दिख रहा होगा, एटलस एक ऐसी हड्डी होती है जो वर्टिब्री की फर्स्ट हड्डी में से आती है, और स्कल वहां पे आके फिट होता है, और यहां पे 2 सुराख हैं, 2 सुराख। एटलस की हड्डी में 2 सुराख, इसलिए बोलते हैं टू ओसिपिटल कंडाइल्स बोलते हैं, कैंडाइल्स बोलते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं डाइकॉन्डाइलिक स्कल। इसको क्या बोलते हैं, डाई, क्योंकि जो स्कल जहां पे अटैच होता है वहां पे 2 सुराख हैं, इसलिए इसको बोलते हैं डाइकॉन्डाइलिक। एटलस क्या, फर्स्ट वर्टिब्री ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, फर्स्ट सर्विकल वर्टिब्री को बोलते हैं, ठीक है। आगे चल के मैं बताऊंगा जो हमारी वर्टिब्री होती है उनकी भी कैटेगरी होती है, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। ये हमारा आ गया स्टर्नम इज अ फ्लैट बोन ऑन द वेंट्रल मिड लाइन ऑफ थोरैक्स। यहां पे होता है स्टर्नल, यहां पे क्या होता है, स्टर्नम। अब अच्छे से आराम से समझना, स्टर्नम में अगर आप ध्यान से देखो तो 3 पार्ट है, एक है मेनुबेरियम, दूसरा है बॉडी, और तीसरा है स्फिनाइड प्रोसेस, ठीक। ये जो मेनुबेरियम होता है, मेनुबेरियम ये यहां पे होता है, ये यहां पे मेनुबेरियम है, इसमें
एक जगह होती है क्लैविकल नॉच के लिए। क्लैविकल नॉच को पता क्या होता है? ये कॉलर बोन होती है, ये वाली बोन होती है, कौन सी? कॉलर बोन होती है। और ये क्लैविकल नॉच में जाके क्या होती है? अटैच होती है, ठीक है। फिर दूसरा इधर सुराख होता है इसी के नीचे, यहां पे क्या होता है? बाइंडिंग साइट ऑफ फर्स्ट पेयर ऑफ रिब्स। और यहां पे फर्स्ट पेयर ऑफ रिब्स, हमारा फर्स्ट पेयर ऑफ रिब्स यहां पे आके क्या करता है? अटैच होता है। फिर जब बॉडी आती है तो ये लॉन्गेस्ट पार्ट है और इसमें बाइंडिंग साइट्स होती हैं सेकंड से लेकर 7th पेयर ऑफ रिब्स तक। मतलब यहां पे छोटे छोटे सुराख होते हैं जो हमारे जो किसके लिए रखे होते हैं? हमारे रिब्स के लिए रखे होते हैं। ये रिब्स, ये कितनी रिब्स आती हैं? अगली 6 रिब्स। एक रिब इधर होती है, बाकी जो 6 रिब्स होते हैं, मतलब 7 रिब्स इसी में अटैच हो जाते हैं। होप आपको इतनी चीज समझ आई होगी। अच्छा मेरी बात ध्यान से समझना, मैं बोल रहा हूं अगर मैं ऐसे खड़ा हूं तो ये मेरा स्टर्नम आ जाएगा, ये मेरा स्टर्नम हो जाएगा, ठीक है। स्टर्नम में पहली रिप जाके अटैच होती है, बाकी बॉडी में अटैच होती है। 1 2 3 4 5 6 7 रिप इसके रिप्स के साथ डायरेक्टली जाके अटैच होती हैं, ठीक है। बात समझ आएगी नहीं? और यहां पे एंड में जाके देखो तो यहां पे हालाइन कार्टिलेज होता है जो कोस्टल कार्टिलेज है रिप, बट आगे जाके थोड़ा बहुत क्या बन जाता है? कार्टिलेज बन जाता है। अच्छा, जो 7 रिप्स हैं, जो इस साइड की 7 रिप्स और इस साइड की जो 7 रिप्स है, ये आगे स्टर्नम के साथ जुड़ी होती हैं। पीछे किसके साथ जुड़ी होती हैं? पीछे जुड़ी होती है वर्टिबल कॉलम के साथ। देखो ये 7वीं रिप्स, देखो 7वीं रिप्स, 7 रिप्स तक ट्रू रिप्स है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट 7 पेयर ऑफ रिप्स डॉर्सली मतलब पीछे से, मतलब मैं ऐसे खड़ा हूं तो ये रिप्स पीछे से जाके अटैच होती हैं किसके साथ? अटैच टू द डॉर्सली अटैच टू द थोरासिक वर्टिब्री के साथ अटैच होती है, और वेंट्रली अटैच टू द स्टर्नम थ्रू द कार्टिलेज। थ्रू द किसके थ्रू अटैच होती है? हालाइन कार्टिलेज इनको यहां पे क्या करता है? जोड़ता है, ठीक। उसके बाद 8वां 9वां 10वां पेयर जो होता है वो फॉल्स रिप होती है। वो कौन सी रिप्स होती है? फॉल्स। क्यों? 8वां 9वां 10वां पेयर ऑफ रिप्स डॉर्सली तो अटैच होती है थोरेसिक वर्टिब्रे के साथ, बट वेंट्रली अटैच टू द 7th पेयर थ्रू अ हालाइन कार्टिलेज। अब होता क्या है? ये 7वां पेयर से होती है हालाइन कार्टिलेज आती है, इसको बोलते हैं हालाइन कार्टिलेज। और ये जो 3 पेयर्स होते हैं ये हालाइन कार्टिलेज के साथ अटैच होती हैं, इसको बोलते हैं फॉल्स रिप्स। और जो पहला 11वां और 12वीं रिप्स होती है, 11वां और 12वीं ये पीछे अटैच होती है बट आगे किसी के साथ अटैच नहीं होती, इसको बोलते हैं फ्लोटिंग रिप्स। 11th एंड 12th पेयर रिप्स ओनली डॉर्सली अटैच टू द थोरासिक वर्टिब्री, डॉर्सली अटैच टू द थोरासिक वर्टिब्री, बट आगे ये किसी के साथ भी अटैच नहीं होती। देखो वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच है, आगे अटैच है तो ट्रू रिप्स। वर्टिबल कॉलम के साथ अटैच है तो आगे हालाइन कार्टिलेज जो 7th पेयर से आती है तो ये फॉल्स, और वर्टिबल कॉलम के साथ अटैच है बट आगे किसी के साथ अटैच नहीं है तो इसको बोलते हैं फ्लोटिंग रिप्स। होप आपको स्टर्नम भी अच्छे से समझ आया होगा और ये 24 हड्डियां रिप्स वाली भी अच्छे से समझ आई होगी। अब है इसके पीछे जो डॉर्सल साइड में ये आपको लंबी सी हड्डियां जुड़ी हुई मिलती हैं, इसको बोलते हैं वर्टिबल कॉलम। सुनो मेरी बात, ये मेरा ब्रेन है ना, इस ब्रेन से एक धागा नीचे आता है उसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। और इस स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड जो हड्डियां छोटी छोटी जुड़ी होती हैं, एक हड्डी को बोलते हैं वर्टिब्री, एक हड्डी को क्या बोला जाता है? वर्टिब्री। और पूरी हड्डियों के सेट को बोलते हैं वर्टिबल कॉलम। वर्टिबल कॉलम आराम से समझना, ये जो वर्टिबल कॉलम है ये 26 वर्टिब्री से बना होता है, ठीक है। जिसमें 7 इसमें अलग अलग टाइप से अच्छे से समझना। एक है सर्वाइकल वर्टिब्री, सर्वाइकल वर्टिब्री है 7, सर्वाइकल वर्टिब्री कितनी है? 7 हैं। कितनी है? 7। प्रेजेंट इन द नेक मोस्टली मैमल्स हैव 7 वर्टिब्री। ये नेक रीजन में होती है, यहां से नीचे जाओ ना, नेक रीजन, देखो ये नेक रीजन में 7 होती है। फिर थोरैसिक रीजन में, ये आपका थोरैसिक, ये पीछे से थोरैसिक रीजन में 12 थोरैसिक वर्टिब्रेरी होती है। दे हैव रिब्स बाइंडिंग साइट, इनमें रिब्स आके जुड़ती है। मैंने बोला ना रिब्स पीछे से जुड़ के फिर आगे आके जुड़ती हैं, ठीक है। ये 12 होती हैं, 12 थोरैसिक होती हैं। फिर नीचे की तरफ लंबर वर्टिब्री होती हैं, लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट होती हैं। ये जो लंबर वाला रीजन होता है यहां से नीचे की तरफ ये 5 होती हैं और ये लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट होती हैं। इसके बाद एक सैक्रल
होती है सैक्रल, सैक्रल ये सैक्रल, और एक कोकाइजल होती है, एक सैक्रल होती है और एक कोकाइजल होती है। और अगर बशीरे की होती दुम तो यहां कोकाइजल बहुत सारे हो जाते, बट बशीरे की दुम नहीं है। हर वर्टिब्री दूसरे वर्टिब्री के साथ अटैच होती है। जैसे ये वर्टिब्री है, दूसरे वर्टिब्री के साथ अटैच है, ठीक है। वो किसके वजह से अटैच है? दैट इज इंटरवर्टिब्रल डिस्क की वजह से अटैच है। इट कनेक्ट टू एडजेसेंट वर्टिब्री मेड अप ऑफ वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू आपके पास सिलेबस में है नहीं है, नहीं तो मैं फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू आपको अच्छे से पढ़ाता। होता क्या कि एक वर्टिब्री दूसरे वर्टिब्री के साथ अटैच होती है विद अ डिस्क। ये ऐसी डिस्क होती है, डिस्क के साथ अटैच होता है। किसी बच्चे को आप देखते होते हो, किसी औरत पोछा मार रही होती है तो वो गिर जाती है, तो आप बोलते हो इसको डिस्क की प्रॉब्लम। डिस्क की प्रॉब्लम क्या हो गया? एक वर्टिब्री दूसरे वर्टिब्री की जगह से हिल जाती है। और वो जो स्पाइनल कॉर्ड वाला धागा है ना, वो इसी वर्टिब्री से होके गुजरता है। और गलती से ये स्पाइनल कॉर्ड का धागा टूटा ना तो तुम्हारा राम नाम सत्य हो जाएगा। ये चीज आप ध्यान में रख लेना। तो होप आपको ये 26 हड्डियां समझ आई होंगी, ठीक। इसके बाद है अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन में होती है 126 हड्डियां। कितनी? 126 हड्डियां। मैं हर 4 लिम्ब की बात कर रहा हूं। 4 लिम्ब का मतलब हो गया मेरी ये एक बाजू, बशीरे की एक बाजू के बारे में बात कर रहा हूं। ये 4 लिम्ब एक और ये 4 लिम्ब एक 4 लिम्ब में 30 और दूसरे 4 लिम्ब में 30, टोटल मिला के कितनी हो जाएंगी? 60 हड्डियां। अभी मैं एक 30 समझा दूंगा, दूसरी 30 खुद ब खुद समझ आ जाएंगी। सुनना, ये जो लंबी सी हड्डी आती है, ये जो लंबी हड्डी है, इसको बोलते हैं ह्यूमरस। ये आर्म बोन होती है, लॉन्गेस्ट ऑफ लार्जेस्ट बोन ऑफ फोर आर्म। ये फोर आर्म में सबसे बड़ी हड्डी होती है। इसके नीचे 2 हड्डियां और आती है जिसको बोलते हैं रेडियस एंड अल्ना। ये एक होगी, ये 2 होगी, ये दोनों अटैच होती हैं और बनाती हैं एल्बो। एल्बो एक जॉइंट होता है जो ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना जुड़ने से बनता है। 3 हड्डियां डिस्कस हुई। फिर इधर रेडियस और अल्ना यहां पे खत्म हुई और यहां पे शुरू होते कार्पसल्स। कार्पसल हैं 8 और 3 11 और फिर आते हैं ये पंजे की मेटाटार्सल, ये होती हैं 5, 11 और 5 16। और फिर हाथ की हड्डियां होती हैं, ये जो उंगलियों की हड्डियां होती हैं, इनको क्या बोलते हैं बशीर साहब? दैट इज फ्लेंजीज बोलते हैं। और ये होती हैं 14। तो 16 और 14 कितनी हो जाएंगी? 30। पाम के डिजिट में हर फिंगर में 3 हड्डियां, 3 और अंगूठे में देखो 2 हड्डियां। तो 3 4 12 एंड 2 14। तो अगर आप ध्यान से देखो तो हमारी फ्लेंजेस कितनी है? 14 और 5। मेटाटार्सल कितने हैं? 5 19 और 8 है ना। 19 और 8 कितने हो जाएंगे? 19 और 8 27 और 3 कितने हो जाएंगे? 30 हड्डियां। 30 एक हाथ में और 30 दूसरे में, तो ये पूरी हो जाती हैं 60 हड्डियां। अब हम ईच हाइंड लिम्ब लेते हैं, मतलब बशीरे की एक टांग लेते हैं। एक टांग में 30 हड्डियां, तो बशीरे की दूसरी टांग में भी कितनी होंगी? 30 हड्डियां, कुल मिला के 60 हड्डियां, ठीक। अब मेरी बात ध्यान से समझना, सबसे बड़ी हड्डी जो होती है हमारी बॉडी में, लॉन्गेस्ट, वो होती है फीमर। ये थाई बोन बोलते हैं, लॉन्गेस्ट ऑफ लॉन्गेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट एंड हैवीएस्ट बोन ऑफ द बॉडी। और ये जो लॉन्ग बोन होती है, इसमें आरबीसी की सिंथेसिस भी होती है, ब्लड की सिंथेसिस भी होती है, ठीक। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से समझना, इस फीमर कितनी है? एक। इस फीमर के बाद आपको 2 छोटी छोटी हड्डियां मिलेंगी, इसको बोलेंगे टीबिया और फिबुला, और एक पैटिला मिलेगा। पैटिला ध्यान से समझना, पैटिला क्या है? एक कप लाइक स्ट्रक्चर है, लोकेटेड एट द वेंट्रल। वेंट्रल का मतलब हो गया ऊपर वाली साइड पे नी के होता है। जैसे बचपन में आप उस पैटिला के साथ खेलते भी ऐसे नहीं करते रहते, गोडे को ऐसे ऐसे करते रहते हो, गोडा यहां पे उठ जाएगा, नहीं गोडे के ऊपर नहीं होती, अच्छा हाँ उठ जाएगा, ये गोडे के ऊपर नहीं होती हड्डी, ऐसे ऐसे हिलाते, इसको बोलते हैं पैटिला, ठीक है। इसके नीचे होती है 2 हड्डियां, टीबिया एंड फिबुला। तो अभी तक 4 हड्डियां मैंने आपको बता दी है। टीबिया बड़ी होती है, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है, ये शॉर्ट होती है और वीक होती है। मैं इधर बोल रहा हूं टीबिया बड़ी है, इधर पूरी बॉडी में बड़ी नहीं है, इधर। और फिबुला क्या है? छोटी है और वीक बोन है। फिर ये यहां पे एंकल में आती है टार्सल 7, ठीक है। ये अभी तक कितनी होगी? 11 होगी ना, 7 और 4 11, ठीक है। फिर उसके आगे आती है मेटाटार्सल 5,
11 और 5 कितनी हो जाएंगी? 11 और 5 हो जाएंगी 16। और फिर जो उंगलियों की हड्डियां होंगी, जो फिंगर्स की हड्डियां होंगी, उनको बोलेंगे फ्लेंसेस, ये होगी चोगदा। तो चोगदा में अगर आप ध्यान से देखो, ये डिजिट की हड्डी, पहली डिजिट में 2 डिजिट, मतलब एक उंगली में 2, फिर 3, फिर 3, फिर 3 और फिर 4 होती हैं, ये मिला के चोगदा होती हैं। और जब आप सम टोटल करो, आप 1 2 3 3 और 4, 4 4 और 7 11, 11 और 5 16, 16 और 14 कितनी हो जाएंगी? 11 और 14 16 और 14 हो जाएंगी 30। ठीक है, 30 एक टांग में, 30 एक टांग में, कुल मिला के कितनी होगी? 60। 120 हड्डियां हो चुकी हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन में। अब मेरे पास 6 डिस्कस करनी है, मेरी बात ध्यान से समझना। पिक्टोरल गर्डल, पेक्टोरल गर्डल, सुना, पेक्टोरल गर्डल होते हैं 2, एक गर्डल इस तरफ, एक गर्डल इस तरफ, ये पिक्टोरल गर्डल है। ठीक, देखो ये क्या करता है? अपर लिम्फ हैंड्स को कनेक्ट करता है एक्सियल स्केलेटन के साथ। पहली बात कि ये हैंड्स को इधर एक्सियल स्केलेटन के साथ जोड़ता है। ठीक, हाफ पार्ट ऑफ पेक्टोरल गर्डल हैव 2 बोन्स, मतलब अगर ये पूरा पेक्टोरल गर्डल है तो हर पेक्टोरल गर्डल में, हर हाफ पार्ट में 2 बोन्स होंगी। ठीक है, एक बोन होगी दैट इज क्लैविकल, लॉन्ग एंड स्प्लेंडर, इसको कॉलर बोन भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कॉलर बोन। और ये कॉलर बोन कहां होती है? ये यहां पे होती है, ये यहां पे कॉलर बोन है, ये वाली कॉलर बोन है। ठीक है, और इसके पीछे ये वाली जो हड्डी होती है, ये वाली जो पीछे हड्डी होती है, ये जो ऐसे ऊपर आती है, ये पीछे वाली हड्डी, कौन सी वाली? ये वाली जो हड्डी होती है, ये वाली हड्डी, इसको बोलते हैं दैट इज स्कैप्यूला बोन। कौन सी बोन है? स्कैप्यूला बोन। मैं आराम से समझ आ रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि जो हाफ पार्ट ऑफ पेक्टोरल गर्डल है ये वाला। ठीक है, इसका जो आधा हिस्सा लो, इसके सामने एक क्लैविकल है और इसके पीछे से ये वाली जो बोन है, इसको बोलते हैं दैट इज स्कैप्यूला बोन। ठीक, ये बात समझ आ गई? अब सुनो, समझना ध्यान से, ये जो क्लैविकल बोन है, ये लॉन्ग स्प्लेंडर और कॉलर बोन बोलते हैं। इसके एक एंड है बाइंड्स टू द मैनुबेरियम ऑफ स्टर्नम। एक जो एंड है इसका, ये यहां पे स्टर्नम के साथ जुड़ेगा, और दूसरा एंड बाइंड ऑन द एक्रोमियम प्रोसेस ऑफ स्कैप्यूला, और ये दूसरा एंड जाके स्कैप्यूला के साथ जुड़ेगा। और स्कैप्यूला में कहां जुड़ेगा? स्कैप्यूला ये है, स्कैप्यूला के एक्रोमियम प्रोसेस में इधर एक सुराख होता है, उधर जाके ये जुड़ जाता है। ठीक, उसके बाद जिनॉइड कैविटी होती है, यहां पे जो बाजू की ये ह्यूमरस बोन होती है, वो अटैच होती है। स्कैप्यूला के ऊपर बातें कर लेते हैं। स्कैप्यूला डोर्सल साइड में होती है, पीछे की तरफ होती है, लार्ज फ्लैट ट्रायंगुलर बोन है और लोकेटेड बिटवीन द सेकंड एंड 7th रिब के बीच में होती है। बात समझ आएगी नहीं? अब 2 बोन आपने इधर पढ़ी, क्लैविकल और स्कैप्यूला, ये दोनों हाफ पेक्टोरल गर्डल बनाती हैं। 2 और 2 ये कितनी होगी? 4। तो कोई पूछे पेक्टोरल गर्डल में कितनी बोन्स होती हैं? 2 + 2 = 4। अब मेरी बात सुनो, ये वाला हिस्सा देखो, ये वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं पेक्टोरल गर्डल। इसको क्या बोलते हैं? पेक्टोरल गर्डल। अब अगर पेक्टोरल गर्डल आप देखो तो इसमें ये पीछे ये सैक्रम है, सैक्रम वर्टिब्री है, वर्टिब्री इधर नहीं आती। ठीक है, वर्टिब्री इसको तो पढ़ना ही नहीं है। अगर आप इसको देखो तो इसमें 2 हड्डियां हैं। कितनी हड्डियां? 2 हड्डियां। कितनी हड्डियां? 2। एक हड्डी इधर है और एक हड्डी इधर है। इस एक हड्डी को बोलते हैं कॉक्सल बोन। क्या बोलते हैं? कॉक्सल। और ये बोलते हैं कॉक्सल बोन। बात समझ आई नहीं? इसमें 3 हिस्से होते हैं, इलियम, प्यूबिस और इसे नीचे क्या? इस्थमस। इधर भी इलियम, प्यूबिस और इस्थमस। होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। और आप खुद देखो ड्यूरिंग डिलीवरी ना, ये जो प्यूबिक बोन है ये खुलती है ऐसे, तो आप देखो कितनी ये खुलेगी और बेबी यहां से बाहर आएगा, ऐसे बाहर आता है। बात समझे कि नहीं? तो याद रखना, ये जो पेक्टोरल गर्डल है इसमें 2 बोन होंगी, एक बोन इस तरफ, एक बोन इस तरफ, एक कॉक्सल बोन, एक कॉक्सल बोन। कॉक्सल बोन के 3 पार्ट्स हैं, हड्डी के 3 एरिया हैं, वही मैं आपको इधर समझाऊंगा। ठीक हो? पेल्विक गर्डल ये लोअर लिम्स को, नीचे वाली लिम्स को एक्सियल स्केलेटन के साथ जोड़ता है, बीच वाले स्केलेटन के साथ जोड़ता है। ईच हाफ पार्ट ऑफ द पेल्विक गर्डल हैव 1 कॉक्सियल बोन। मतलब मतलब अगर हाफ पार्ट लोगे ना तो एक होगा कॉक्सियल इधर और एक कॉक्सियल होगा इधर। होप समझ आई आपको? अच्छा, ये देख लो, ये हाफ पार्ट,
ये हाफ पार्ट, ये हाफ पार्ट, इसको तो गिनना ही नहीं है, ये वर्टिब्री है। ठीक, देखो इलियम प्यूबिस इस्थमस कॉक्सियल बोन, इलियम प्यूबिस इस्थमस ये कौन सा है, दैट इज कॉक्सियल बोन। और यहां पे प्यूबिक सिम्फाइसिस है। प्यूबिक सिम्फाइसिस वाइट फाइब्रस कार्टिलेज होती है प्रेजेंट इन द वेंट्रल साइड। और आप ध्यान से देखो यहां पे यूवुला होता है फीमेल का, है ना। और जब बेबी डेवलप्ड होता है यूट्रस में तो यहां से बाहर आता है, यहां से बेबी क्या करता है, बाहर आता है। होप आपको ये चीज समझ आई होगी। अच्छा, यहां पे ये कैविटी है, ये कैविटी दिखी, एसिटाब्यूलम कैविटी। यहां पे जो फीमर होती है वो अटैच होती है, बाइंडिंग साइट ऑफ फीमर हेड। टांग वाली बोन यहां पे अटैच होती है, एक बोन इधर एक बोन इधर। होप आपको ये वाली चीज समझ आई होगी। अब होता है जॉइंट्स। अब क्या होता है, जॉइंट्स। जॉइंट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आराम से समझ लेना बोर्ड पॉइंट ऑफ से व्यू से। जॉइंट कब बनता है, जब एक बोन दूसरे बोन के साथ अटैच होती है तो हम बोलते हैं कि वो क्या बन गया है, वो जॉइंटवा बन गया है। वो क्या बन गया, जॉइंट बन गया। ठीक है, कुछ जॉइंट फिक्स होते हैं, इमूवेबल जॉइंट होते हैं, जिसको सिन आर्थरोसिस जॉइंट भी बोलते हैं। ये वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बने होते हैं, इसमें कोई मूवमेंट नहीं होते। जैसे क्रेनियम, जैसे ये सर की बोन्स है ना, दैट इज पैराइटल बोन, सिफाइनॉइड बोन, तो ये जुड़ी हुई है एक दूसरे के साथ विद अ जॉइंट नोन एज इमूवेबल जॉइंट, और उसको स्यूचर्स भी कहते हैं। कार्टिलिजिनस जॉइंट या स्लाइटली मूवेबल जॉइंट या एम्फी आर्थरोसिस, ये मेड अप ऑफ वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, यहाँ पे छोटी मूवमेंट होती है। ठीक है, जैसे इंटरवर्टिबल ड्रिक्स है, एक वर्टिब्री और दूसरे वर्टी के बीच में, और एक है प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस मैंने बताया था, वो जगह जो एक कॉक्सल और दूसरे कॉक्सल बोन के बीच में होती है, और जब बच्चा बाहर आता है डिलीवरी के लिए तो वो थोड़ी सी क्या करती है, खुलती है। होप आपको ये चीज समझ आई होगी। सिनोवियल जॉइंट, फ्रीली मूवेबल जॉइंट, जैसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, ठीक है, बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, फ्रीली मूवेबल है। ठीक है, और एक है हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट ये वाली जॉइंट है, ये हिंज। ठीक है, आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे 2 और 4th मूवमेंट है ना, ऐसी एक ही डायरेक्शन में। आप इसको ऐसे नहीं मूव कर सकते, बट इसको आप ऐसे भी मूव कर सकते हो, ऐसे भी मूव कर सकते हो। ठीक है, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आपको यहां पे भी मिलेगा, और नीचे इधर कॉक्सियल बोन और फीमर के साथ भी मिलेगा। और हिंज जॉइंट आपको यहां एल्बो में भी मिलेगा, और ये पतीले वाले रीजन में भी मिलेगा। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया। अच्छा, कुछ ऐसे नाम है याद रखना, जैसे ग्लाइंडिंग जॉइंट है। ग्लाइंडिंग जॉइंट कहाँ होता है, टार्सल एंड कार्पल्स एंड मेटा टार्सल एंड कार्पल्स के बीच में होता है। कॉन्डाइलॉइड जॉइंट जो होता है वो एटलस एंड ऑसिपिटल कॉन्डाइल में होता है, ये यहाँ पे होता है। ये वाला जो जॉइंट है इसको बोलते हैं कॉन्डाइलॉइड जॉइंट। एक होता है सैडल जॉइंट, ये किस किस के बीच में होता है, कार्पल मेटा कार्पल्स ऑफ द थंब, ये थंब के इधर होता है। ठीक है, एक होता है पाइवट जॉइंट जो एटलस एंड एक्सिस के बीच में होता है, एटलस एंड एक्सिस के बीच में, ये वाला जॉइंट हो गया। ठीक है, समझ आया कि नहीं। बिटवीन द रेडियस एंड अल्ना, ये रेडियस और अल्ना के बीच में भी होता है। रेडियस अल्ना मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया कहाँ है रेडियस एंड कहाँ है अल्ना। ठीक, रेडियस अल्ना अगर आपको कोई डाउट हो तो यहाँ जा सकते हैं, क्योंकि मुझे पता ना मेरे बच्चों का वो रेडियस अल्ना भूल जाते हैं कि रेडियस अल्ना ये इधर, इन दोनों के बीच में भी जो जॉइंट होता है वो कौन सा जॉइंट है, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी कमेंट करो। दैट इज कौन सा जॉइंट था, कौन सा, दैट इज पाइवट जॉइंट। होप आपको ये लेक्चर, ये वाले सिर्फ आपने एग्जांपल याद रखनी, इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं याद रखनी। ठीक है, जो एक्सप्लेनेशन वाला था वो मैंने आपको बता दिया। ठीक, अच्छा, होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आप मुझे इतना सारा प्यार दे रहे हो, इसलिए अभी लाइट आई तो मैंने अभी लेक्चर आपके लिए बना दिया है। इसका जो इसके जो लेक्चर नोट्स होंगे, इसके जो कलर्ड नोट्स होंगे, कलर्ड नोट्स तो आप वाह वाह कर रहे हो यार कलर नोट्स की। ठीक है, मैंने सोचा था आपको लेक्चर नोट ज्यादा पसंद आएंगे। ठीक है, तो ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, उसका डिस्क्रिप्शन मेरी वीडियो में होगा। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह रखा, शुभ रात्रि, जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।